अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए मैंने जैसे कि कुछ मुझे लोगों ने कहा था कि मैं लॉन्ग केस प्रिपेयर कर दूँ आपके लिए, तो एक मैंने मेल एब्जॉर्प्शन का आइडिया भी किया लास्ट। तो आज मैंने जो आपकी रिक्वेस्ट थी कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन फीवर या एक्यूट, तो वो मैंने आपके लिए किया। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मच। हम ये देख लेते हैं कि अगर इस तरह का कोई केस हो आपके पास तो आप उसे कैसे प्रोसीड करेंगे और क्या होता है फिर। तो वही हम बायोडाटा से शुरू करेंगे हिस्ट्री। ये मैं इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपको ना मतलब ये कि याद रहे कि भाई इसी तरह से आप सबके साथ जो भी बायोडाटा ले लिया आपने हिस्ट्री में, नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेजिडेंस, सोशल, ठीक है। पहले क्या आप कर लें, फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पूछेंगे, जाहिर फीवर होगा एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स। फीवर, कौन से फीवर को हम कहेंगे फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, वो फीवर जो 3 वीक से ज़्यादा हो गए या 3 वीक्स हो गए उसको। और पहले जो उसकी डेफिनेशन थी ना कि मतलब 1 हफ्ते हॉस्पिटलाइज हो पेशेंट, अब वो चेंज हो गई है, क्लासिफिकेशन सब कुछ चेंज हो गई है, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन की। तो 3 वीक से ज़्यादा का फीवर जो 101 या उससे ज़्यादा सेवरल ओकेजन्स में हो जाए और 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहे पेशेंट तो डायग्नोसिस ना बने, या 3 कंसेक्यूटिव फॉलोअप्स हो जाए, विजिट हो जाए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में और डायग्नोसिस ना बने तो उसको कहते हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, ठीक है। तो आप जब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेंगे तो जाहिर बात है कि इसके मुताबिक आपको सारे सवाल पूछेंगे, फीवर और एसोसिएटेड सिम्टम्स, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आप सारे यानी कि जो भी लोकलाइजिंग सिम्टम्स हो सकते हैं उन सब के बारे में आपने पूछना है, ठीक है। आस्क अबाउट इट्स ऑनसेट, फिर ड्यूरेशन, जाहिर बात है ड्यूरेशन 3 वीक से ज़्यादा होनी चाहिए, वेदर कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट, एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ चिल्स, राइडर्स, स्वेट, रेंचिंग स्वेट्स, कॉफ, स्प्यूटम, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स, अकॉर्डिंग ड्यूरेशन। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन इज डिफाइंड एज टेम्परेचर equal to or more than 101 degree Fahrenheit on several occasions lasting for more than 3 weeks when there is a failure to make a diagnosis despite 3 outpatient visits और 3 days of hospitalization। पहले जो था ना उसकी डेफिनेशन में 1 वीक था, अब नहीं है 1 वीक, ठीक है। हमेशा ही होता है पेशेंट फीवर के साथ आते, जैसे मेरे पास ओपीडी में उसको देखा मैंने, फिर मैं सारी इन्वेस्टिगेशन लिख के दी, जब नेक्स्ट विजिट पे आया तो सारी बात है उसकी डायग्नोसिस बन जाती है, ठीक है। अच्छा, पास्ट हिस्ट्री वही आपने सारी हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोमॉर्बिड जो भी हैं, एक्सट्रीमिक हार्ट डिजीज, एस्थमा, पास्ट सीरियस इलनेस, हिस्ट्री ऑफ एनेक्सेप्टी, वो सब ले लिया आपने। पर्सनल हिस्ट्री में पूछ रहे हैं हैबिट्स, एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, एनी अदर ड्रग एडिक्शन, हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जीज आपने पूछ लिया, कोई ड्रग तो नहीं ले रहा वो पूछ लिया। फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, अभी तो जाहिर बात है कि आप रेजिडेंसी कर रहे हैं तो आपको जो भी अगर इस तरह का केस आता भी होगा तो फिक्र तो हमें होती नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन वो हमें बताएंगे, हम कराते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप कंसल्टेंट बन जाएंगे ना, तब आप सीरियस कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो अगर जिस भी हॉस्पिटल में आप काम करेंगे, ओपीडी करेंगे अपनी, तो कोई पेशेंट अगर ऐसा आ जाए ना, फिर आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है उस पेशेंट की, और मतलब इतनी मतलब डिस्ट्रेस हो जाती है अगर पेशेंट को फीवर नहीं कर रहा और आपको पता भी नहीं चल रहा कि जो हुआ क्या है, बहुत ज़्यादा पता है। 10 दिन हो गए थे मेरे एक पेशेंट को, यंग पेशेंट थी, 20 ईयर्स की, और उसको फीवर था, 3 वीक से ऊपर उसको हो गया था, और सब कुछ करा के मैंने देख लिया और कुछ सब नेगेटिव आता था, कोई लोकलाइजिंग साइन नहीं था उसको। अब मैं आगे जब मैं आपको बताऊंगी ना तो फिर उसको कंटिन्यू कर लेंगे इस वाले केस को भी। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप ना जाहिर शुरू कर देंगे, पेशेंट आया आप देखेंगे ना उसकी आउटलुक देखेंगे, ग्रेविटी देखेंगे, टॉक्सिक ल्यूकनेस शुड बिगिन ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑफ द पेशेंट, ठीक है। फिर आपने वाइटल साइंस देख लेना है, उसका ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ठीक है। फिर आपने साइंस ऑफ एनीमिया देख लिया, जाहिर है क्रॉनिक डिजीज़ का एनीमिया हो सकता है, फिर कंजंक्टिविटिस, साइनोसिस, सब होते हैं, क्लबिंग ऑफ डिजिट्स होती है।
मतलब वो आपको कुछ बता देगी ना कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या कुछ और इस तरह की चीज़, प्रेजेंस ऑफ जॉइंट स्वेलिंग। अब जाहिर बात है कि कोलेजन वैस्कुलर डिजीज़, वैस्कुलाइटिस और ये सारी चीज़ें रोमैटिक डिजीज़ भी तो आपने जहन में रखनी है ना। तो प्रेजेंस ऑफ जॉइंट स्वेलिंग ज़रूर आप देखें, और डिफॉर्मेशन, चेंजेस ऑफ रेनॉल्ड्स फिनोमेना कैन बी कंसिस्टेंट विद कोलेजन वैस्कुलर प्रोसेस। फिर एग्जामिनेशन सारे आपने सिस्टम्स का करना है, इसलिए कि लोकलाइजिंग साइन आपको कहीं से भी मिल सकता है। इंस्पेक्शन फोकस ऑन सिमेट्री ऑफ मूवमेंट, शेप ऑफ चेस्ट जैसे आप करते हैं, पैल्पेशन कर दिया, फेशियल पोजीशन देख लिया, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, ये सब देख लिया। हर पेशेंट का आपको ये करना ही करना है ना। परकशन करना इंडिकेटिव ऑफ फ्लूइड रिफ्यूजन, ट्यूबरकुलस, एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, हाइपर रेजोनेंस साइन ऑफ एम्फाइजीमा, ऑस्कल्टेशन कर ली, व्हीज, रैल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक, एक्सपिरेटरी फेज, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स व्हिच आर क्लूज टू डिसऑर्डर्स ऑफ द एयरवे एंड इंटरस्टिशियल एडीमा ऑफ फाइब्रोसिस। इसमें आपने देख लिया नहीं मिल रहा आपको कुछ। फिर कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन में आपने कोई इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, कोई नंबर तो नहीं आ रहा, अपेक्स बीट डिस्प्लेस तो नहीं है वगैरह, ठीक है। फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अब इंस्पेक्ट करेंगे ना आप, सुपाइन पोजीशन में है, आपने नोट कर लिया वेदर देयर इज पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, इंस्पेक्ट फॉर एनी एसिमेट्री, ठीक है। पैल्पेट कर लिया फॉर टेंडरनेस एंड डिस्ट्रोमेगैली, वेरी इंपॉर्टेंट। परकस कर लिया एनी फ्लूइड शिफ्टिंग डलनेस, ऑस्कल्टेट कर लिया कट साउंड के लिए, कुछ नहीं मिला आपको, ठीक है। विदाउट लोकलाइजिंग साइन आपको पेशेंट ऐसा प्रेजेंट हो गया है जो 3 वीक्स उसकी है फीवर की 101 की सेवरल ओकेजन्स एंड डिस्पाइट 3 डेज ऑफ एडमिशन नहीं बनी, उसकी 3 विजिट्स नहीं बन सकती। तो आप पहले ना क्लासीफाई कर लें फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन या पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन, अब इतना निकालेगा FUO हो ही है। तो इसको पहले ना क्लासीफाई नहीं हुआ होता, अब ना इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। एक पहला होता है क्लासिक FUO, फिर दूसरा होता है नोजोकोमियल FUO, थर्ड होता है न्यूट्रोपिनिक FUO और फोर्थ है HIV एसोसिएटेड FUO, ठीक है। तो पहले हम क्लासिक FUO देख लेते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है। फीवर मोर देन 101 और इक्वल टू 101 डिग्री Fahrenheit on several occasions despite 3 outpatient visits of 3 days in the hospital does not lead to any diagnosis। तो ये क्लासिक हो गया। नोजोकोमियल क्या होता है, a temperature of equal to or more than 101 degree Fahrenheit develops in a hospitalized patient who is receiving acute care and in whom infection was not manifest or incubating on admission। मतलब एडमिशन के टाइम उसको नहीं था, किसी और कंप्लेंट के साथ आया था, लेकिन फिर उसको ये डेवलप हो गया फीवर, तो उसको हम कहेंगे नोजोकोमियल। 3 न्यूट्रोपिनिक फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन, वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर equal to or more than 101 degree Fahrenheit on several occasions in a patient whose neutrophil count is less than 500 per microliter of blood or is expected to fall to that level in 1 to 2 days। तो फिर ये न्यूट्रोपिनिक होगी, ठीक है। 4 HIV associated FUO defined as a temperature of equal to or more than 101 Fahrenheit on several occasions over a period of more than 4 weeks। इसमें 4 weeks है, ठीक है, बाकी सब में 3 weeks है more than। For outpatient and more than 3 days for hospitalized patient with HIV infection, यानी कि नॉन HIV का पेशेंट है, उसको जो है हिस्ट्री हो रही है, हिस्ट्री है उसकी कि 4 हफ्ते हो गए हैं, उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा, फिर आपने दाखिल किया, 3 दिन में आपकी कोई आप डायग्नोसिस ना बना सकते। तो अब कॉजेज अब जो है ना, जितने भी यानी फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन देखे गए हैं और उनकी डाटा कलेक्ट किया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हो रही होती हैं वो हैं इन्फेक्शंस, नंबर 1। नंबर 2 यानी डिक्रीजिंग परसेंटेज में फिर ट्यूमर्स हैं। फिर नंबर 3 है नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यानी कि ह्यूमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स या वेस्कुलाइटिस। नंबर 4 मिसलेनियस है, उसको हम देख लेंगे उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहले आप देखें इन्फेक्शंस। तो सबसे कॉमन जो लीडिंग कॉज है ना FUO वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। हमारे मुल्क में तो आपने देखा ही होगा, मतलब बहुत सारे पेशेंट जब मैं रेजिडेंसी करी थी ऐसे आते थे, इतनी टॉक्सिक लो फीवर की स्पीड कुछ नहीं बन रही, डायग्नोसिस कोई लोकलाइजिंग साइन नहीं है, बुरी हालत होती जा रही है, 3 दिन हो गए, फाइल इतनी मोटी हो गई,
इन्वेस्टिगेशंस करा के कुछ नहीं, फिर उसको एक ट्रायल हम दे देते थे बगैर किसी डायग्नोसिस के AGT का, और विद इन अ वीक और सो ऐसा मैजिकल इम्प्रूवमेंट हो जाता है ना, यानी कि कुछ भी नहीं पता चल रहा और फिर पता चलता है कि इसका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो नंबर 2, और इसके अलावा अगर आप ये सब करा लें तो हमारे जोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से ब्रूसेलोसिस भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। पेशेंट से इसकी लेनी चाहिए कि मतलब उसके पास कुछ जानवर में मवेशी वगैरह है या गोट्स और गाय वाय, ठीक है। और मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, पेट्स, तोते, चुड़ियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में आप पूछें कि क्या चीज़ें अक्सर घर में तोते वगैरह होते हैं। नंबर 2, prolonged mononucleosis syndrome caused by Epstein-Barr virus, cytomegalovirus और HIV, यानी पता ही नहीं चल रहा, और वायरल इन्फेक्शन बहुत प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें HIV भी आ जाता है, Epstein-Barr भी आ जाता है, cytomegalovirus भी आ सकता है। नंबर 3, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेसिस, वो भी करते हैं लोकलाइज इंट्रा। आपको मैं बात बताऊँ, आप यकीन करें बिल्कुल हैरत है इसकी मेरे लिए कि जब भी लिवर एब्सेस अगर आप डायग्नोज करते हैं, मतलब उसमें आपको एक्यूट हिस्ट्री ऑफ फीवर मिल जाता है और सीवियर पेन ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है ना, टॉक्सिक ग्लूकोमेटेशन, कुछ नहीं था ऐसा मेरे पेशेंट को, और नहीं उसको कुछ आ रहा, यानी कि टेस्टों में कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा। फिर मैंने फिर बिला के, जाहिर बात है आप अल्ट्रासाउंड तो करा के देखेंगे ना क्या क्या है, लिवर एनलार्ज है, स्प्लीन एनलार्ज है, तो उसको लिवर एब्सेस आ गया। सोचें ज़रा, ना उसको कोई टेंडरनेस थी, ना उसको मतलब टेंडरनेस भी नहीं, पेन की भी उसने कंप्लेंट नहीं की, तो इतनी हैरत मुझे हुई कि ये तो बहुत। लेकिन दूसरे जो एक्सेसेस होते हैं ना, जो रीट्रोपेरिटोनियल हो, पैरास्पाइनल हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं पता चलते। तो मतलब थर्ड कॉज इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस की हो सकती है, पोली लोकलाइज्ड वीनल रीट्रोपेरिटोनियल एंड पैरास्पाइनल एब्सेस, ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 4, वीनल मिलैकोप्लेकिया, ये तो मुझे पता नहीं है। सब म्यूकोजल प्लेक्स और नोड्यूल्स इन्वॉल्विंग यूरिनरी ट्रैक्ट, आपको फेचर होता है ये अगर डायग्नोज ना हो इन पेशेंट्स विद डिफेक्ट ऑफ इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल किलिंग, मतलब ये कि ऐसा कोई डिसऑर्डर हो जिसमें इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल किलिंग यानी कि फैगोसाइटोसिस वगैरह में कोई डिफेक्ट हो, तो फिर उन लोगों को होता है। और ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकती है, ये भी सही। 6 क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब कुछ भी नहीं मिल रहा, जाहिर बात है आपने फिर सोच लेना है कि हो सकता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो, क्योंकि कल्चर नेगेटिव बहुत मुश्किल है, लेकिन हो जाता है कल्चर नेगेटिव, तो उसमें आप ना एको करा के देखेंगे वैलिडेशन के लिए। कभी कभार क्या होता है ट्रांसथोरेसिक एको में नहीं आता, तो आपने जो है ना दूसरा को करा TPE, ट्रांस एसोफेजियल, ठीक है। स्पेशली वेयर प्रोस्थेटिक डिवाइसेस आर इम्प्लांटेड, अगर मतलब ऐसी कोई हिस्ट्री है तो आप ज़रूर मतलब किसी का वेल रिप्लेस हुआ है, कोई भी डिवाइस लगी है उसको, तो फिर आप करें इसको। ऑल्दो द ट्रू कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस इज रेयर बट स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, हो सकता है आपने जो कल्चर कराया हो उसमें इतना टाइम ही ना उन्होंने दिया हो कि वो वाले बैक्टीरिया ग्रो हो, ठीक है। तो टैग ग्रुप जो है ना, यानी उसमें क्या किया, HAEK, हीमोफिलस H से, और एफ्रोफिलस A, एक्टिनोबैसिलस A से ये भी है, फिर एक्टिनोमाइसीटोमोकोमिटेंस, कार्डियोबैक्टीरियम होमिनिस, इक्किनेला कोरोडोन्स, किंगेला किंगी, ये सारे हैक ग्रुप है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ये ग्रो करने के लिए कल्चर में। बार्टुनेला, लेजियोनेला, कॉक्सेला, बुर्नेटी, क्लेमाइडिया, सिटाकी एंड फंगाई। तो मतलब ये तो हम जैसे एटिपिकल नमूनिया में भी ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं ना, लेजियोनेला तो नहीं है, कॉक्सेला तो नहीं है। 7 प्रोस्टेटाइटिस, डेंटल एब्सेस, साइनोसाइटिस, कोलेंजाइटिस, ये वाले इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। 8 fungal diseases, most notably histoplasmosis involving reticular endothelial system. 9 fever of unknown origin with headache, prompt spinal fluid for Cryptococcus neoformans, malaria. 10 infection with the drug resistant strain, मतलब ये कि ऐसा इन्फेक्शन आप जो भी ड्रग दे रहे हैं उससे वो रेजिस्टेंट है। 11 BBOsis, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, मतलब जियोग्राफिक कंडीशन, ये ट्रेवल की हिस्ट्री ले रहे हैं। सेकेंड, ये सारी जो है ना मतलब जो
फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आ रहे होते हैं वो हैं। फिर सेकंड जो है बहुत ज़्यादा उसकी परसेंटेज वो न्यूप्लाज्म। तो कोई भी न्यूप्लाज्म प्रेजेंट कर सकता है फ्लू के साथ। जाहिर है हम जैसा पेशेंट देखते रहते हैं उसमें आप देखिए ना, मतलब लुकीमिया, लिम्फोमा में ड्रेंचिंग स्वेट्स हो रहे होते हैं, फीवर विद राइगर हो रहा होता है, कोई भी CML और कोई भी न्यूप्लाज्म हो, रीनल सेल कार्सिनोमा वगैरह, तो हर न्यूप्लाज्म हो सकता है जो फीवर के साथ प्रेजेंट करे। ठीक है, फिर नंबर 3 आ जाती है ग्रुप नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। दिस टर्म इज अप्लाइड टू सिस्टमिक रूमेटोलॉजिक और वेस्कुलेटिक डिजीजेस सच एज टेम्पोरल आर्थराइटिस, अगर 50 से ऊपर एज है, पॉलीमायल्जिया रूमेटिका, लूपस यानी कि SLE, एडल्ट स्टिल डिजीज, ये भी जो है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन के साथ प्रेजेंट हो जाती है। 5 ग्रेनुलोमेटस डिजीज सच एज सार्कोइडोसिस, क्रोन्स डिजीज एंड ग्रेनुलोमेटस हेपेटाइटिस। मिसलेनियस भी है, एक है ड्रग फीवर। अब आप दिए जा रहे हैं एंटीबायोटिक, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ड्रग को आप विथड्रॉ कर लें तो पेशेंट ठीक हो जाता है और फिर ड्रग की हिस्ट्री लेना, कौन सी ड्रग को ले रहा था, हो सकता है उसकी वजह से हो। अ ड्रग रिलेटेड etiology must be considered, although all the drugs can cause FUO, but especially beta-lactam antibiotics, cardiovascular drugs such as quinidine, anti-neoplastic drugs, and drugs acting on the central nervous system such as phenytoin, they can cause fever. Number 2, pulmonary embolism. हो सकता है pulmonary embolism हो गया। Factitious fever, ये भी जो है ना, जैसे factitious fever, Munchausen syndrome भी आप सस्पेक्ट कर सकते हैं factitious fever बताने वाली हूँ। हेरिडिटरी पीरियोडिक फीवर सिंड्रोम, यानी कि मेडिटेरेनियन फीवर, एक किसी और, जब मैं रेजिडेंसी कर रही थी किसी और वार्ड के रेजिडेंट ने प्रेजेंट किया था जो मेडिटेरेनियन फीवर था उसको। हाइपर IgD सिंड्रोम, 6 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर एसोसिएटेड पीरियोडिक सिंड्रोम। अब देखें ना, जितनी भी नई दवाइयाँ आ गई हैं तो उसकी वजह से आप मतलब जो रिसेप्टर्स ब्लॉक कर देती हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर उसको ब्लॉक कर देती है, तो उसकी भी नतीजे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो गया ना इन्फेक्शन के लिए, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो सकता है। नंबर 7, familial cold urticaria. Number 8, Fabry disease. Number 9, factitious fever, either due to false elevation of temperature or to self-induced disease. ऐसे लोगों में क्या करना चाहिए अगर आपको शुरू हो जाए, चाय पीने के बाद गरम और फिर थर्मामीटर रख के ले गया या कोई भी इस तरह की, या फिर गलत बता रहे हैं डॉक्टर को टेम्परेचर इतना था, तो उनको सुपरवाइज करना चाहिए और आपको जो है वो कोई वैसी डिवाइस इस्तेमाल करनी चाहिए टेम्परेचर जैसे रखने के लिए नहीं होना चाहिए। सेल्फ इंड्यूस्ड डिजीज़ कर लिया अपने साथ और बस पूरा हो गया उसकी वजह से। क्या क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो ऐसे ऐसे होते हैं कि पेशेंट क्या करें। Munchausen सिंड्रोम आपने देखा है, अभी मैं आपके लिए एक दूसरा बना दूँगी जो मैंने देखा था, देख लो। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे आप क्लासिक FUO के लिए। Reference is made to the potentially diagnostic clues in history, for example travel की आपको मिल रही है तो आप कोई भी जैसे एंडेमिक डिजीज़ है वो सोचें। अच्छा, हिस्ट्री और लोकलाइजिंग साइंस आपने देखने हैं, बहुत आपने ना एग्जामिनेशन सही से करना है, और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो रिपीटेड आपने करना है कि आपको थोड़े दिन के बाद कोई शायद लोकलाइजिंग साइन मिल जाए। की सिम्टम्स, उसके ऊपर आपने सोचना है कि किधर का इन्फेक्शन हो सकता है। इफ फैक्टिशियस फीवर इज सस्पेक्टेड, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स शुड बी यूज, टेम्परेचर टेकिंग शुड बी सुपरवाइज। ठीक है, अगर आप ये Munchausen सिंड्रोम सस्पेक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन सिंपल तो हम जाहिर बात है पहले CT से कराएंगे, थिक ब्लड स्मीयर फॉर प्लाज्मोडियम, थिन ब्लड स्मीयर फॉर प्लाज्मोडियम, बेबिसिया, ट्राइपेनोसोमा, लीशमेनिया, लिगेंसिया, बोरेलिया। सीरम शुड बी सेफ टू चेक राइजिंग एंटीबॉडी टाइटल्स। अब देखेंगे ये सब कुछ एकदम से तो नहीं करा लेंगे ना, तो जैसे मैं बता रही हूँ कि आपने ये भी सब कुछ भेजना शुरू कर दो भाई। अभी तो हम पहले अपना अगर हमारे पास आएगा, हमने CT कराया, ब्लड कल्चर भेज दिया, और जो है आपने
उसमें ICT, मलेरिया, डेंगू, COVID-19 और यूरिन DRCS, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने देखा है सिर्फ फीवर के साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है और कोई भी बर्निंग मिक्चुरेशन की या फ्रीक्वेंसी की कंप्लेंट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो ये फिर बाद में ये सारी चीज़ें आप जब अगर कुछ भी नहीं आएगा ना तो फिर एक एक करके आपने सोचना है, ठीक है। ये नहीं कि बस लिख के आप सब देते हैं। सीरम शुड बी सेफ टू चेक राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स, हो सकता है कि एसोजाइटस राइज हो जाए, कोई और एंटीबॉडी के राइज हो जाए। एक्सरे शुड बी एग्जामिन, जो मतलब ये जब पेशेंट आया था उसमें आपने एक्सरे जो भी कराया है, अगर चेस्ट का कराया तो आप कुछ दिन के बाद जब फीवर नहीं होता था फिर करवा के देखें। ब्लड कल्चर्स भेजें उसको, यूरिन कल्चर फॉर माइक्रोबैक्टीरिया। अब जाहिर बात है आपने ब्लड कल्चर भेजा है, अगर माइक्रोबैक्टीरियम आप सस्पेक्ट करें, आप लिखे ना, नॉर्मल ब्लड कल्चर में तो नहीं करेगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिख के दें, व्हाटएवर। यूरिन कल्चर फॉर माइक्रोबैक्टीरिया, फंगाई एंड CMV। फीवर विद लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस, मोनोरेट्स मेनिंजाइटिस, CSF फॉर herpes वायरस एंड PCR एम्प्लीफिकेशन, ये ज़रूर आपने करवाना चाहिए। यानी कि PCR एम्प्लीफिकेशन पर डायग्नोसिस तो बनाए ना आपके herpes वायरस आगे, ठीक है, तो ये आपने कराना है। ESR ज़ाहिर करा के देखेंगे। विद एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज आर सीन इन giant cell arteritis, polymyalgia rheumatica, sublingual. Then still disease is associated with raised ESR and increased leukocyte count and anemia, often accompanied by arthralgia, polycirrhosis यानी उसमें pleuritis, pericarditis हो सकता है, lymphadenopathy, splenomegaly and rash। 11 है C-reactive protein level में भी useful cross reference for ESR into more sensitive and specific indicator of an acute phase inflammatory metabolic response। नंबर 12 एंटी-न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। सब कुछ नेगेटिव आया जा रहा है तो फिर आप ये हेमोलॉजिक डिसऑर्डर सोच रहे हैं तो फिर ANF करवा लीजिए। फिर 13 एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, यानी कि अगर आप एसिलाइटिस सोच रहे हैं, रूमेटॉइड फैक्टर, सीरम क्रायोग्लोबुलिन्स टू रूल आउट कोलेजन वेस्कुलर डिजीज एंड वेस्कुलाइटिस। 14 एंजियोटेंसिन कन्वर्जिंग एंजाइम लेवल में भी इंक्रीज इन सार्कोइडोसिस, ठीक है। 15 प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव स्किन टेस्ट टू स्क्रीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस कैन बी नेगेटिव इन मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। मिलियरी में तो नेगेटिव हो जाता है ना, सार्कोइडोसिस में भी, हॉजकिंस डिजीज में, मेल न्यूट्रिशन और मिक्स वाला। अब नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, अब ना ये इसमें इन्होंने इस तरह से मतलब ये है कि अगर आप सब कुछ नेगेटिव आ जा रहे हैं तो आप किस तरह से नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर जो है वो कैसे। पहले 16 नंबर है चेस्ट एक्सरे शुड बी रिपीटेड इफ सिम्टम्स अराइज। जाहिर बात है कि जब पेशेंट आएगा आप ये तो कराएंगे ना कि नमूनिया वगैरह तो नहीं है, कुछ और नहीं है। 17 अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंट्रोल स्टडी विद स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू एंड कोलोनोस्कोपी टू एग्जामिन द टर्मिनल इलियम इंसेक्टम। अगर आपको ऐसा शुबा हो रहा है कि उसको स्मॉल इंटेस्टिनल डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या क्रोन्स डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट की हिस्ट्री से उसको डायरिया वगैरह की अगर हिस्ट्री है तो। 18 स्पूटम शुड बी इंड्यूस्ड विद एन अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर फॉर कल्चर इन साइटोलॉजी अगर नहीं आ रहा। 19 pulmonary signs and symptoms bronchoscopy broncho alveolar lavage for culture symptoms। नहीं पता चल रहा, थोड़े उसके pulmonary signs हैं, सब कुछ करा के देख लिया तो फिर आप कराएंगे, ऐसे नहीं कि पहले ही करा दिया आपने। 20 अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस, ये तो हम बहुत पहले ही करा चुके होंगे। 21 हाई रेजोल्यूशन स्पाइरल CT ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन विद बोथ IV एंड ओरल कंट्रास्ट। अब कुछ नहीं अगर मिल रहा ना आपको तो फिर आप जस्टिफाई हैं कि आप एब्डोमेन का CT चेस्ट का करा सकते हैं। नंबर 22 MRIs प्रिफर्ड इफ स्पाइनल और पैरास्पाइनल लीजन इज सस्पेक्टेड। कॉर्ड डिजीज वगैरह आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, स्पाइनल डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप MRI सामने सही। 23 CSFDR अगर उसको ऐसे कोई साइंस है, NCS herpes वायरस, PCR एम्प्लीफिकेशन, ये सब के लिए भेज दीजिए। 24 रेडियो न्यूक्लाइड स्कैनिंग प्रोसीजर यूजिंग टेक्नीशियम 99, सल्फर कोलॉइड, गैलियम 67, सिट्रेट और इंडियम 111 लेबर ल्यूकोसाइड्स में यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग localizing inflammatory process if no specific organ suspected of being abnormal। ये भी करा के आप देख सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे एब्सेसेस होते हैं एब्डोमेन में और पेल्विस में जो मतलब ये कि विदाउट एनी लोकलाइजिंग साइन हो सकते हैं।
25. PET scanning is more sensitive and specific than gallium-67 scanning in fever of underprivileged. PET scan भी होता है आपने देखा होगा. Technetium bone scan, technetium-99 bone scan should be undertaken to look for osteomyelitis or bony metastasis. अब देखिए ना, bony metastasis और तो किसी चीज़ में नहीं आएगा ना, आपको स्कैन ही कराना पड़ेगा बोन का. ऑस्टियोमाइलाइटिस भी ऐसे नहीं पता चलेगा आपको. 27 में क्या, gallium-67 scan may be used to identify sarcoidosis or pneumocystis infection. 11 indium-111 labeled leukocyte scan may be used to locate abscess. अब ये जो लेबल किए हुए leukocyte होते हैं ना, वो वहाँ पे जाके इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं ना जहाँ पे एब्सेस होते हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है. फ्लोरो deoxyglucose F18. PET scanning is superior to other forms of nuclear scanning as fluorodeoxyglucose accumulates in tumors and at site of inflammation and vasculitis. तो मतलब रिजॉर्ट में आप ये सब चीज़ें ला सकते हैं. नंबर 30, अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो कहीं भी लोकलाइजिंग साइन नहीं है तो बायोप्सी ऑफ लिवर एंड बोन मैरो should be considered in FUO if studies mentioned above are unrevealing and if fever is prolonged. और डॉक्टर के लिए इक्वली. 31, all biopsy specimens should be cultured for bacteria, mycobacteria and fungi. When possible, a section of the tissue block should be retained for further actions or scales. 32, exploratory laboratory पहले ज़माने में तो लोग करते थे has been performed when all other diagnostic procedures failed but has largely replaced by imaging and guided biopsy techniques. तो पहले जो है ना, जब ये सब PET स्कैन और न्यूक्लियाइड स्कैन नहीं थे और मतलब आप अपनी इमेजिंग के साथ डायग्नोस्टिक बायोप्सी कर सकते हैं, तो अब एक्सप्लोरेटरी लेबोरेटरी ऑप्शन